नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट क्या है? 31 मई। ये इस मई का आखिरी दिन है। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो तो बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। इस तरीके से आपके जितने भी मई के इंपॉर्टेंट हैं सारी चीजें वो कवर भी हो जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपके मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो आपको वीकली और मंथली की फॉर्म में भी मिल रहे हैं। और अगर आपने कोई भी पेड जो है पीडीएफ चाहिए आपको इन सब की, तो वो आप ये जो नंबर्स आप सामने देख रहे हैं नंबर्स पे कॉल करके आप सारे पीडीएफ्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को जो जो बन सकते हैं। सबसे पहला है राइस की फोर्टिफिकेशन। अभी क्या होता है समझेंगे। फिर है पीआईएल, जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित में जारी की जाती है याचिका। फिर है नेटो, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा कारण था। नेटो प्लस की बात चल रही है। फिर एक प्रोग्राम का नाम जिसका नाम है रिवॉल्ट। अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत ही फेमस हुआ था यूपीपीसीएस में। मैंने जब भी स्कीम्स बताई है मैंने इस पूरे टॉपिक को बहुत ज्यादा कवर किया है। फिर है मॉब लिंचिंग और जस्टिस। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है? राइस की फोर्टिफिकेशन करना। अब क्या है ना कि अगर आप जैसे राइस को फोर्टिफाई करते हो, राइस की फोर्टिफिकेशन करने पर जो है अनीमिया में कमी देखने को मिली है। अनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी होना। तो अब यहाँ पे यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत का एक प्रोग्राम चल रहा है राइस की फोर्टिफिकेशन करने का, उसमें हमें ये देखने को मिला है कि जो बच्चे हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनमें अनीमिया की कमी होने लग गई। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इस पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। फोर्टिफिकेशन जो है पूरा भारत में FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी रेगुलेशन चेक करता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है? कि जो एक्चुअली में राइस है ना उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देना ताकि जो और हमारे न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी पूरी हो जाए। जैसे कि आयरन को ऐड कर दो, फॉलिक एसिड को, विटामिन B12 को ऐड कर दो, ताकि उसी पैसों में, उसी राइस में जो और पोषक तत्व होते हैं ना उसको ऐड करके हम उसको ज्यादा बेटर बना सके। ठीक है, ताकि क्या हो, जो पोषक मूल्य है उसमें सुधार किया जा सके। WHO ने भी यही बोला है कि भाई इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, पोषक तत्वों में सुधार होता है। ठीक है, तो ये अलाउ किया गया है। इसमें टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, कोटिंग करना, एक्सट्रूजन करना, उसके तहत इंडिया में फोर्टिफाई किया जाता है और विटामिन और मिनरल्स के साथ ऐड किया जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो जो भारत में कुपोषण का जो एक पूरा चल रहा है, कुपोषण का जो टॉपिक है ना, ये आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बच्चा पढ़ के जाए। माल न्यूट्रिशन का टॉपिक पे ऐसे लिखने को देर इज अ हाई चांस कि इस बार बन सकता है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर पढ़ रहा है इस चीज के लिए, तो जरा एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना, अपने हिसाब से इसको कंप्लीट जरूर कर लेना। उसके बाद इससे क्या है, जो मस्तिष्क की क्षति होती है, भ्रूण और नवजात स्वास्थ्य है, उसमें सुधार होने को मिलता है। और ये कोपेनहेगन की एक समिति, कोपेनहेगन की एक कंसेंसस हुआ जिसमें ये बताया कि अगर आप 1 रुपया फोर्टिफिकेशन पे खर्च करते हो तो हमारी इकोनॉमी को 9 रुपए का फायदा होता है। तो आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पैसों में, अच्छे पैसों में मिल जाती है। ठीक है, तो जो चल रहा है उसी में ही एक्सचेंज करके जो पुअर और वेल्दी दोनों लोगों के को हम एक्स्ट्रा फायदे दे सकते हैं। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि भाई फोर्टिफिकेशन में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं और ये फूड जो होता है ना ये बहुत ज्यादा जो सोसाइटी के बिल्कुल पुअर सेगमेंट लोग हैं ना वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि न्यूट्रिशन की ओवरडोज भी इससे ना देखने को मिले। राइट, तो ये चीज जो है कि याद रखिएगा आज के टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि सरकार इस फोर्टिफाइड राइस के बारे में लोगों को बताए और
लोगों को ये भी बताए कि भाई आपको ये जो पूरा अधिकार है, ये जानने का भी अधिकार है कि भाई आप क्या कंज्यूम कर रही हो। निगरानी के साथ सारी चीजों को देखा जाए, बहुत प्रिसाइज तरीके से देखा जाए, ताकि आगे आने वाले समय में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना देखने को मिले। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन का टॉपिक एक इम्पोर्टेंट है। बाकी फोर्टिफाइड जो राइस का टॉपिक है ना, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन जो है ना, मतलब प्रीलिम्स जैसे पेपर में बन सकता है। बाकी देखो, आप अगर कभी भी न्यूट्रिशन के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि फोर्टिफाइड ये जो चीजें हैं ना, ये आप ऐड कर सकते हो अपने उसमें, कि सरकार के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में आप इन वर्ड्स को ऐड करके अपना प्रिसाइज तरीके से इनको लिख सकते हो। देन नेक्स्ट, इसके बाद ये आपका फोर्टिफाइड राइस का आर्टिकल था, इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद PIL। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप लोगों ने सुना ही है कि जैसे अभी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो है वो प्रेसिडेंट को करना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन कर दिया है, तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है, क्या ये सही था, क्या ये इसमें चेंजेस होने चाहिए थे? आप लोगों की राय जो है ना, वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जो पूरा एक स्टेप लिया गया है, इसके ऊपर क्या फाइल की गई थी? PIL, जिसे हम क्या कहते हैं? जनहित याचिका, राइट। अभी जनहित याचिका क्या चीज है यार? तो देखो, ये होता है, ये हर एक पब्लिक के का अधिकार है। आप कह सकते हैं कि रिट के अलावा अगर आपको एक अधिकार मिलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के डायरेक्टली जन के हित में कोई याचिका दायर कर सकते हैं, तो उसे ही हम जनहित याचिका कहते हैं। ये जो है यहाँ पर, कि जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, निरक्षर हैं, वंचित हैं, विकलांग हैं, खुद को अदालतों का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ मानते हैं, वो भी PIL दाखिल कर सकते। ठीक है, PIL जो है यहाँ पर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, किसी के भी अगेंस्ट लगा सकते हो, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लगा सकते हो। तो जो PIL है वो यहाँ पर इसीलिए लगाई जाती है कि भाई एक किसी कम्युनिटी के फेवर में बात की जा रही है, कि एक कम्युनिटी का यहाँ पर एक फायदा दर्शाया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पर वंचित, नस्लीय या संसद सदस्य हैं, असंगठित उपभोक्ता है, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो वो सभी लोग PIL को दाखिल कर सकते हैं। और PIL को यहाँ पर दाखिल करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर वो आपकी PIL जो अगर ले ली गई है, मान ली गई है, तो उसके बिहाफ पर आपका क्या चलेगा, कि आपको मान ली जाएगी बात, और फिर वो एक लार्जर पब्लिक इश्यूज को एक बार एक एड्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही साथ या आपके जितने भी एनवायरनमेंट के इश्यूज होते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, जैसे कि कई बार क्या होता है, जेल के ऊपर हो गया, वुमेन राइट्स के ऊपर हो गया, जुवेनाइल होम्स हो गए, मेंटल असाइलम हो गए, इन सब चीजों के लिए भी किया जाता है। बहुत ही अच्छा एक चेक्स एंड बैलेंस रखने में इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो एक नई तरीके की टेक्निक आई है कि जिससे आप कोर्ट के रिट के जुरिस्डिक्शन के अलावा भी और चीजों के ऊपर बात कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि भाई प्रॉब्लम क्या हो जाती है इसमें, कई बार इसका जबरदस्ती उपयोग कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब कोविड का टाइम आया था, तो कोविड की वैक्सीन आई थी, तो बहुत कंट्रोवर्सीज थी उसके ऊपर। तो उस वैक्सीन के समय में भी बहुत से लोगों ने PIL दाखिल किया था, बहुत ज्यादा PIL का चर्चा हो रहा था उस समय। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई आप अनावश्यक चीजों के ऊपर भी कर देते हैं। तो फिर वहां पे कोर्ट ने डिस्क्राइब किया था कि अगर आप किसी ने भी PIL जारी करी, तो उसके लिए 25,000 का जुर्माना है, कोई भी आप वकील ये नहीं करेगा। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है कि अनावश्यक यूज इसका लोग करना जानते हैं। साथ ही साथ PIL को कई बार जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दी जाती है, और PIL की याचिकाएं कुछ ज्यादा ही पेंडिंग पड़ी हुई है। तो देखो भाई, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई ऐसी PIL आती है जो कि जनहित के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और उस पर अर्जेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है, तो उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए पहला कदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होगा फिर, ये तो बहुत इजीली बन जाएगा, मतलब हर वक्त का काम बन जाएगा, ये ओवर यूज होने लग जाएगा। तो ओरिजिनल जो चीज है ना, वो एक डाइल्यूट होती जाएगी।
तो सिविल सोसाइटी और डिसएडवांटेज ग्रुप जो है वो अभी फिलहाल के लिए पीआईएल में विश्वास खो देते हैं, तो इसका महत्व जो है स्थायी तौर पे समाप्त हो जाएगा, सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल इसका किया जाएगा और इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। और जबरदस्ती जो इसका कोई सेंस नहीं है, महत्वहीन है, अगर फिर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके ऊपर दंड लगना चाहिए, जैसे कोविड के समय भी लगाया गया, राइट। थर्ड आर्टिकल है हम लोगों का यहाँ पर नेटो प्लस। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले यूएस हाउस पैनल ने भारत को नेटो प्लस का दर्जा देने का सुझाव दे दिया। नेटो प्लस में, ठीक है, यहाँ पर जो यूएसए की विजिट के लिए जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उसी के लिए एक नेटो प्लस का बनाने का बात किया गया है, जिसमें इंडिया को इंक्लूड किया जाएगा। अभी इसमें बोला गया है नेटो प्लस 5 बनाया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, इन सबको भी जोड़ने की बात की जाएगी इंडिया के साथ। और इससे होगा क्या, इससे जो है जो भी हमारे आपस के बीच की खुफिया जानकारी होगी वो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं आपस में। असल में जो नेटो है वो 31 लाइक माइंडेड समान विचारधारा रखने वाले उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक अटलांटिक गठबंधन बनाया गया था, जो जो यहाँ पर अटलांटिक ओशन को शेयर करते हैं। 1949 अप्रैल 4 में वॉशिंगटन में बनाया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारी वैश्विक शांति है, क्षेत्र की अखंडता है, उसको बना के रखना। और इसी की आर्टिकल 5 कहता है, नेटो की एक आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कभी भी कोई भी संगठन किसी भी एक सदस्य देश के विरुद्ध कोई सशस्त्र हमला करता है तो इसे सदस्य के सभी के लिए एक विरुद्ध होने वाला आक्रमण माना जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो अन्य सदस्य भी सशस्त्र बलों के साथ पीड़ित सदस्य देश की सहायता करेंगे, जिसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में बनाए गए हैं। तो नेटो ये बनाया गया था, और इसमें जब यहाँ पर आप कह लीजिए जो हमारी रशिया और यूक्रेन थे, यूक्रेन ने जब इसमें जाने का अपने आप को सोचा, तब जाकर के ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। तो नेटो का यही महत्व है, जिसके अंदर हमारी सारी मतलब अभी के समय में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंक्लूड किया गया है, तो ये सब चीजें यहाँ पर है। और अभी तक के इतिहास की बात करूं तो केवल अनुच्छेद 5 को एक ही बार लागू किया है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था। तो ये है एक नेटो का टॉपिक पूरा। नेटो आने वाले जो भी हमारे मेंस का एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। नेटो के ऊपर सीधा सीधा सवाल बन सकता है, क्या है, कब बनाया गया, कौन से के तहत बनाया गया। तो इस तरीके का चांस है कि नेटो के ऊपर कोई ना कोई समाज का जो है हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो नेटो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग एक बार जो है वो पढ़िएगा। ठीक है भाई, तो एक बार इसको आप लोग नेटो के बारे में जो भी यहाँ पर चीजें हैं उसके बारे में जरूर थोड़ा सा रीड कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है एक रिवॉर्ड प्रोग्राम। रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है ये भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तर्की ने विश्व बैंक की टीम के साथ रिवॉर्ड कार्यक्रम की एक समीक्षा करी है। नाम क्या है इस रिवॉर्ड का, ये देखेंगे फुल फॉर्म सभी लोग। फुल फॉर्म है इसकी Regenerating Watersheds for Agriculture Resilience through Innovative Development। ठीक है भाई, तो इसमें जितना भी हमारा वाटर शेड है, ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस का प्रोग्राम चल रहा है, 2021 से 2026 तक चलेगा, जिसमें सारे के सारे वाटर शेड जो होंगे हमारे जल संभर प्रबंधन को यहाँ पर एक बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये प्रोग्राम जो है वो बनाया जा रहा है, उड़ीसा कर्नाटका में ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। इसका करीब जो पैसा होगा वो 167.71 मिलियन डॉलर्स के रूप में लगाया जाएगा, जिसमें से जो फंडिंग रहेगी वो 70-30 रहेगी। 70 किसकी रहेगी, वर्ल्ड बैंक की, और 30 किसकी रहेगी, जो स्टेट है, यहाँ पे जो स्टेट अपना सारा देख रही है उसके लिए। तो रिवॉर्ड प्रोग्राम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और इसको कौन लागू कर रहा है ये पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म आपका अपकमिंग जो भी पीसीएस का एग्जाम आ रहा है
तो उसमें सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रिजनरेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको किसकी सहायता से हम बना रहे हैं, ऐसा भी सवाल बन सकता है। ऐसा भी चांस है कि भाई किसकी सहायता से इसको बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी पूछ ले, तो मतलब कंपलसरी नहीं है, पर हाँ इस प्रकार की चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है भाई, अगला है हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर विनर्स रहे हैं उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले गिफ्ट्स दिए हैं। असल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इनिशिएटिव है ये 2018 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि देश में जितने भी यहाँ पर जिले हैं उनको पूरी की पूरी मदद करना, एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को चूज करके वो प्रमोट किया जाएगा, ताकि इंडिया को हम एक एक्सपोर्ट हब के रूप में बना सकें। ये इनिशिएटिव ने भारत में करीब 1102 प्रोडक्ट्स जो है वो चूज किए हैं, और इसमें जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हुआ करती थी जिनको हम डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट के रूप में बनाएंगे, जीआई के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेके आएंगे, एक फाइनलाइज लिस्ट तैयार करेंगे, उन सब एक्टिविटीज में एग्जीबिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारा कुछ देखा जाएगा, और बहुत ही अच्छे लेवल पे के इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये असल में जो शुरू किया गया था वो यूपी की सरकार ने किया था, और उसके बाद इस चीज को देख करके जो है सेंट्रल की सरकार ने भी इस चीज को अपने पास लिया। तो हमने इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब, निर्यात हब के रूप में बनाने के कार्यान्वयन के रूप में इस चीज को, सारे उत्पादों को, सारे भौगोलिक संकेतकों को यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रदान करने की कोशिश करी है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि आप सभी ने सुना है ना, वोकल फॉर लोकल, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए आपको वोकल होना पड़ेगा, तो इसे ही हम कहते हैं ये चीज। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसने सारी हमारी एक ही जगह पे सारी विनिर्माण करना और लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना, ग्राहकों को खोजना, हर एक प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी है। क्लियर है भाई सबको? आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है मॉब लिंचिंग और जस्टिस। अभी अलवर के मामले में एक न्यायिक निर्णय में मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, सारे लोग इकट्ठा हो गए और ये बता रहे कि हमें ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हुई गई है। हुआ क्या है यहाँ पर, असल में राजस्थान के अलवर जिले की एक सत्र अदालत ने जुलाई 2018 में मुस्लिम डेयरी किसान की लिंचिंग के लिए 4 लोगों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। तो यहाँ पर मॉब लिंचिंग जो है ना, उसमें क्या होता है कि आप ये दिखाते हैं कि आप इस पूरे केस को लेकर के आप इनटॉलरेंट है, आप इसको सहन नहीं करेंगे। राज्य की विफलता को दिखाता है ये बताता है कि भाई लोगों में जागरूकता की कमी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो र्यूमर फैला होता है ना, अफवाह, उसी अफवाहों पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार आप नैतिक और कानूनी रूप से कई बार तो बाध्य होते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग के इन चीजों में अगर कई बार विफलता भी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भीड़ की संतुष्टि कई बार नहीं हो पाती, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, बहुत इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सरकार को वहां पे लाठी चार्ज करना, आंसू गैस को छोड़ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाना, कम्युनिटी के लीडर्स को बुलाना ताकि वो फिर अपनी कम्युनिटी के लोगों को संभाल सके, वार्निंग देना, तो इस तरह बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। लेकिन वही है कि अगर हमें इमीडिएटली इसको सुलझाना है तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म इस चीजों को सुलझाया जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लॉ की तैयारी करनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक लॉ यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा, और वो जो लॉ होगा वो ये बताएगा कि भाई अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। कम्युनिटी से जुड़ी हुई एक पुलिसिंग तैयार करनी पड़ेगी, और एक सबसे बड़ी बात होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब तक अच्छा नहीं बनेगा चीजें सॉर्ट नहीं हो पाती, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सुधारना ही पड़ेगा, वो तो सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट और एक जरूरी काम बन जाता है। तो यहाँ पर मॉब लिंचिंग और ट्रायल्स में बहुत सारे भारत में हमें लूप होल्स देखने को हमेशा मिलेंगे, और ये आर्टिकल भी उसी टॉपिक के ऊपर था। तो आज हमने जितने भी 6 आर्टिकल्स पढ़े हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आर्टिकल हमारे, ये वाला जैसे हमने लास्ट पढ़ा मॉब लिंचिंग, ये मॉब लिंचिंग आपका जीएस पेपर 3 में जो एथिकल इश्यूज होते हैं यूपीएससी के, उसमें बन सकता है। उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिवॉर्ड प्रोग्राम हमारा ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेटो, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटो वाला जो टॉपिक है ना, ये तो
जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से न्यूज में चल रहा है। तो नेटो का टॉपिक हमेशा से न्यूज में है। उसके अलावा नेक्स्ट पीआईएल, ये पीआईएल जो है ये हमारा जीएस पेपर 2 में बन सकता है कि पीआईएल की हमारे देश में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिग्निफिकेंस जो आपके सामने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हीं सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर अफोर्डेबल लीगल रेमेडी है, असेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस, न्याय की उपलब्धता, वहनीय कानूनी उपाय, ये सब आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद राइस फोर्टिफिकेशन, ये वाला टॉपिक तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, अगर इससे कोई क्वेश्चन बनेगा भी तो वो आप स्कीम्स के तहत उसको एड्रेस करेंगे, बाकी इसमें एज सच कोई नीड नहीं बनती है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे आर्टिकल्स। अब हम आज के इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हमेशा मैं कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आती हूँ जिसमें कोई पार्क के ऊपर, कोई टाइगर रिजर्व के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में सिचुएटेड है, जो कि 1984 में बना था और 1999 में इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अपने आप में अभी के समय में थोड़ा बहुत न्यूज में होने की वजह से जो है आपके सामने क्वेश्चन पेश किया गया है, ताकि आपको धीरे धीरे करके सारे जितने भी ये नेशनल पार्क हैं और जितने भी ये चीजें हैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में याद होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसमें लिखा हुआ है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो ये गलत है। ठीक है, ये हिमाचल में है, छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यूपीएससी भी इसी प्रकार से पूछती है। ठीक है, तो अभी ये ना न्यूज में है क्योंकि क्या हुआ है कि अभी यहाँ पर इस एरिया में जो जीएचएनपी है उसकी सानिज वैली में यहाँ पर सेंट्रल सरकार ने अभी बताया है कि यहाँ पर हम लोग एक जो स्टेट के सिंबल्स है, जैसे स्टेट, जैसे हिमाचल है, हिमाचल की स्टेट बर्ड क्या है, वेस्टर्न ट्रैगोपन। स्टेट एनिमल क्या है, स्नो लेपर्ड। वहां का स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रॉन, और वहां का स्टेट ट्री है दोदर। तो इन सबको यहाँ पर शोकेस किया गया उनके डिस्क्रिप्शंस के साथ अभी हाल फिलहाल में, इसलिए ये न्यूज में था। और अभी ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है, 2014 में आया था, क्योंकि इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छे से अपना अपना जो रोल है वो प्ले किया है। तो उसके लिए हमारा ये जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा जीएचएनपी। फ्लोरा फौना को काफी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर किया है, और आज के समय में यहाँ पर हंटिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। आ सकता है इस पे क्वेश्चन, कहाँ पे सिचुएटेड है, बन सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को दिमाग में रखना है, जितना जितना बताया गया है वो सब आप लोगों को लिख लेना है कि ये सारी चीजें अपने आप में इम्पोर्टेंट। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। लास्ट का हमारा आज का क्वेश्चन है, जो कि इंडिया का एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन है, मैंने बताया हुआ है। इंडिया के एंटार्क्टिक में 3 रिसर्च स्टेशन है। सबसे पहला गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। असल में क्या हुआ है कि दक्षिण गंगोत्री जो है ना, ये अब नहीं है। पहले हुआ करता था दक्षिण गंगोत्री, पर अब इसको क्या कर दिया गया है, नॉन ऑपरेशनल, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो दक्षिण गंगोत्री पहला था 1983 में, जिसका काम था कि मॉड लैंड रीजन के ऊपर आइस का जो पूरा है उसको चेक करना। ठीक है, उसके बाद मैत्री, ये सिचमर ओएसिस में बनाया गया था 1989 में। फिर भारती, जिसको थाला शॉर्ड एंड क्विल्टी बे में बनाया गया था, और ये 2012 से चलता आ रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही लिखी गई है, ये तीनों ही है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो दक्षिण गंगोत्री आज के समय में डीकमीशन्ड है, वो आज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी सिर्फ मैत्री और भारती है एंटार्क्टिक में रिसर्च स्टेशन के लिए। यहाँ पर साइंटिस्ट की हमारी टीम जाती है जो रिसर्च वर्क करती है, और रिसर्च वर्क करने के साथ साथ वो ये पूरा अंदाजा लगाते हैं कि कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे रिसर्च वर्क को अंजाम दिया जाएगा। तो वो इस चीज को चेक करते हैं। अब और क्या है इसके साथ साथ, असल में ये आर्कटिक में भी है हमारा, सिर्फ एंटार्क्टिक में नहीं है, आर्कटिक में भी हमारा है। और वो कौन सा है एंटार्क्टिक आर्कटिक में, वो है हिमाद्री। कौन सा, हिमाद्री। तो आर्कटिक का भी याद रखना है, एंटार्क्टिक का भी याद रखना है। आपको सारे ही इस तरीके से इंपॉर्टेंट है और सबका दिमाग में रखना है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में।
एग्जाम में तो आप सभी लोग जानते हैं कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हर एक के बारे में, कहाँ पे कब क्या कैसे कितना बना हुआ है। हर एक चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो ये थे आज के हमारे सारे कंप्लीट आर्टिकल्स। रोज के रोज मैं द हिंदू के, मैक्सिमम द हिंदू के यहाँ पर मैं पूरा एक आपका आर्टिकल्स लेती हूँ, जिसमें 6 आर्टिकल्स होते हैं और 2 क्वेश्चन होते हैं। तो 8 आर्टिकल्स को मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं 8 आर्टिकल्स पूरी तरीके से आपका कवर अप करवा दूं, ताकि आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई डाउट इसमें रहे ही नहीं। ठीक है भाई, तो आप लोगों को इस टाइप से इस पूरे को अपना कवर अप करना है। और ये थे आपके पूरे यहाँ तक के कंप्लीट आर्टिकल्स, करिएगा इनको। क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी मत छोड़िएगा। जो भी आप लोगों में से अब आने वाले यूपीपीसीएस, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो आप में से मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो ये सारे आर्टिकल्स को सुन सकता है। और इसमें जैसे मैंने पीआईएल का बताया, तो उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं पीआईएल के, वो आप अपने नोट्स में ऐड करके आंसर राइटिंग के प्लान में अपना इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको इंपॉर्टेंस ही लिखनी होती है, तो वो जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक के लिए कंप्लीट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।